तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हमने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारी सिचुएशंस देख ली हैं, कैसे कूलम्ब फोर्स का यूज़ करके डिफरेंट चार्जेस के बेस फोर्सेस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कई सारी सिचुएशन हमने ली हैं। हमने पॉइंट चार्जेस के अलावा कंटिन्यूस चार्जेस के केसेस भी लिए, उनको कैसे डील करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसका भी थोड़ा आइडिया हमको हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है यहाँ पे तो अगर उसको क्वालिटेटिवली समझा जाए, क्वालिटेटिवली का मतलब है जस्ट उसके आस्पेक्ट को समझा जाए, उसकी प्रॉपर्टी को अगर जस्ट समझा जाए यहाँ पे, तो उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इट इज़ द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस। तो एक चार्ज के आसपास का वो रीजन जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो वो कुछ फोर्स महसूस करता है, कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट महसूस करता है, उस रीजन को हम बोल देते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कोई भी चार्ज क्या करता है, जैसे हम कूलम्ब्स लॉ में भी क्या बोलते थे कि एक चार्ज Q1 है और सपोज एक चार्ज Q2 है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। उसी चीज़ को समझाने का दूसरा तरीका यहाँ पर ये निकाल लिया गया है कि अगर मैं इस चार्ज की बात करता हूँ, तो ये चार्ज क्या करता है कि अपने आसपास एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, एक ऑरा क्रिएट करता है। तो अपने आसपास यहाँ पर ये इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, और इस रीजन के अंदर ये जो अपने आसपास ये इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है, इस इफ़ेक्ट के अंदर जब मैं इस चार्ज को लेकर के आता हूँ या किसी भी चार्ज को लेकर के आता हूँ इस इफ़ेक्ट के अंदर, तो इन चार्जेस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो चार्ज Q1 है उसने अपने आसपास एक रीजन तैयार कर लिया, उसने अपने आसपास एक फील्ड तैयार कर लिया है, दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q1 के आसपास Q1 का इफेक्ट रहेगा, और उस रीजन को आप बोल दोगे कि ये Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड का रीज़न है, इसके अंदर कोई भी एंटर करेगा तो उसको Q1 की वजह से फोर्स महसूस होगा। अब इसका ये जो रीज़न है वो रीज़न तो आप इनफाइनाइट तक बोल सकते हो, क्योंकि ये तो इन दोनों के बीच में जब तक इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं हो जाता है तब तक तो फोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ लगता रहेगा। और इनफाइनाइट का मतलब एक बड़ी सी डिस्टेंस हो जाए, तो जब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर जब ये होंगे तो इनके बीच में फोर्सेस लगने लगेंगे। तो ऑब्वियस है कि एक कोई भी यहाँ पे पॉइंट चार्जेस हैं तो उसका इफेक्ट एक फाइनाइट रीजन के अंदर ही होगा। यहाँ पे बड़े डिस्टेंसेस पे इसका जो रीजन है वो खुद ही उसका जो रीजन है उसका कोई इफेक्ट रहेगा नहीं। तो जो भी है यहाँ पे इस Q1 के आसपास का ये रीजन है, इस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो Q1 का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही चार्ज हो, मैंने डेफिनेशन जो लिखी है उसमें सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि Q1 है, Q3 है, Q4 है, इस तरीके के कई सारे चार्जेस हैं। वो चार्ज एक रिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक स्फेयर के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी फॉर्म में यहाँ पे चार्जेस हो सकते हैं। तो ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस कंबाइंड रूप से अगर हम इनकी बात करें तो कंबाइंड रूप से यहाँ पर ये कंबाइंड यहाँ पर अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं इस रीजन के अंदर। इस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज अगर एंटर करता है तो उनके ऊपर इन सभी चार्जेस के वजह से फोर्सेस लगेंगे। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये अपने आसपास इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो हुआ क्वालिटेटिव, दिस इज़ क्वालिटेटिव, यानी कि हमने इसमें कोई मैथमेटिक्स की बात नहीं करी है यहाँ पर। और ऑब्वियस है कि जब तक हम मैथमेटिकली ना बताएं, हमें मैथमेटिकली बताना पड़ेगा कि ठीक है कि Q1 की वजह से इफेक्ट यहाँ पर इतना है, मुझे पता है कि Q1 की वजह से यहाँ पे इफेक्ट है, मुझे पता है कि बाकी चार्जेस की वजह से यहाँ पे कुछ इफेक्ट है, लेकिन उस इफेक्ट को मेज़र करने का हमारे पास में एक तरीका होना चाहिए, उसकी एक मैथमेटिक्स बताने का हमारे पास में एक तरीका होना चाहिए। क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन तो हमें देखने में अच्छे लगेंगे, सुनने में अच्छे लगेंगे कि कोई भी चार्ज अगर इस रीजन में आएगा तो फोर्स लगेगा, लेकिन कितना फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मैथमेटिक्स से ही मिल पाएगी। जब तक हम कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन ना बना लें तब तक हम इसके वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। तो अब हम वैल्यू बताने के ऊपर आते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्वान्टिटेटिवली आते हैं। तो क्वान्टिटेटिवली या मैथमेटिकली आप बोल सकते हो, जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ की बात करें, कुछ मैथमेटिकल फार्मूले की बात करें। तो क्वांटिटेटिवली और मैथमेटिकली यहाँ पर आप किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करोगे। तो सपोज़ मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पर, लेट्स से Q। इस चार्ज का मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पता किया जाता है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को इस पॉइंट पे पता करना है, इस पॉइंट पे पता करना है। ऑब्वियस है कि आप जितना इस चार्ज से दूर होते चले जाओगे तो हमारे माइंड में कम से कम इतना तो आना चाहिए कि इस पॉइंट चार्ज से जब मैं दूर जाऊँगा तो इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। एक ही चार्ज को आप यहाँ पर रखो, उनके बीच में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा, आप अगर यहाँ पर रख दोगे थोड़ा कम फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियस है कि इसका इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कम होगा यहाँ पे।
तो जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो जिस पॉइंट पे मैं इसका इफ़ेक्ट मेज़र करना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वो है कितना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज़ ये पर्टिकुलर पॉइंट है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सेज आपस में तभी लगेंगे जब यहाँ पे कोई चार्ज हो। बिना चार्ज के तो ये कोई फोर्स लगा नहीं सकता है यहाँ पे। तो मैं एक चार्ज यहाँ पर लेकर के आऊँगा और उस चार्ज को नाम दे दिया जाता है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये टेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर क्या इफेक्ट है, यहाँ पर ये जो चार्ज है, इस चार्ज का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इफेक्ट है। तो एक टेस्ट चार्ज लेकर के आ गए, इसको फिर हम बोल देंगे सोर्स। एक तरीके से ये हमारा सोर्स है, इसकी वजह से हम यहाँ पर इफेक्ट देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरीके से डिफाइन करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली फिर इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ई इज इक्वल टू, आप देखोगे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से। तो फोर्स तो जैसे पहले लगा करते थे कुलम में वैसे लगेंगे, ऐसा नहीं कि अब कुछ अलग बात हो रही है यहाँ पर। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, आप फोर्स देख लोगे। अभी हम उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहे कि ये फोर्स कितना लगा रहा है, वो सब चीज़ें आएंगी बाद में। बस हम ये बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज है, सपोज़ वो इतना फोर्स लगा रहा है। ये एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है, और हो सकता है कि एक रिंग हो सकता है कि एक डिस्क हो सकता है कि स्फेयर हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, हो सकता है कि बहुत सारे चार्जेस हों। तो जस्ट मैंने रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है कि यहाँ पे ये हमारा सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का अमाउंट एफ है। ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कन्वेंशन है कि हमेशा हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेकर के आते हैं। तो इट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैथमेटिकली इस फार्मूले से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और इस फार्मूले में आप ऐसा बोल सकते हो कि इस पर कितना फोर्स लगा और फोर्स को इस चार्ज से डिवाइड कर दिया गया, तो ये हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज अगर मैं इसको पी पॉइंट बोलता हूँ, तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। वर्ड्स में इसको कैसे डिफाइन किया जाए, वर्ड्स में इसको कैसे बोला जाए, तो अगर क्यू नॉट 1 के बराबर हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के। तो इसको वर्ड में इस तरह से डिफाइन कर दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, क्यू नॉट को 1 रख के अगर देखें तो डेफिनेशन ये बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, लेकिन वो फोर्स किस पे है, यूनिट चार्ज के ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की आप यूनिट भी बता सकते हो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से आप इसकी यूनिट बता सकते हो। इसकी एक और यूनिट है जो आगे चल के हमें ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन उसको भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, और V बाई एम, दिस इज़ वोल्ट पर मीटर। जब हम लोग पोटेंशियल और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी। तो ये दोनों जो यूनिट्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे यूनिट हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। यहाँ से भी वो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, यहाँ से वो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यूनिट्स हैं। तो न्यूटन पर कूलम भी कई बार लिख देंगे, कई बार इसको हम वोल्ट पर मीटर भी लिख देंगे। न्यूटन पर कूलम का सिग्निफिकेंस यहाँ पर समझ में आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो अब तक हमने यहाँ पे देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे किसी पॉइंट पे टेस्ट करना है, मुझे पता करना है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उस पॉइंट पे मैं टेस्ट चार्ज लेकर के आऊँगा, और इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कौन लगा रहा होगा, तो बाकी के चार्जेस होंगे, वो बाकी के चार्जेस अदर चार्जेस होंगे जिनका इफेक्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो जो बाकी के चार्जेस हैं, वो बाकी के चार्जेस इस पर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। अगर मैं इस फोर्स को मेज़र कर लेता हूँ, तो दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस चार्ज, एंड दिस चार्ज इज़ नोन एज टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है, हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है। तो जो भी फोर्स है, फोर्स को चार्ज से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे नाम देते हैं। अब इसमें कई बार अब इनर डिटेल आती हैं, कुछ अंदरूनी डिटेल्स हैं। अब वो अंदरूनी डिटेल्स थोड़ा सा अब उसके अंदर जाते हैं यहाँ पर हम। तो आप कई जगह पे डेफिनेशन देखोगे, इवन एनसीईआरटी में भी ये होना चाहिए कि समटाइम्स वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, ई इज इक्वल टू, ये जस्ट एक बस यहाँ पे थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखने के हिसाब से, लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F डिवाइडेड बाई Q0।
ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसका सिंपली मतलब ये है कि क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल। जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। अब ऐसा होना क्यों चाहिए, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है हम क्यों चाहते हैं कि वो यहाँ पर स्मॉल हो? तो टेस्ट चार्ज को हम इसलिए चाहते हैं कि स्मॉल हो। जैसे आप एक एग्जांपल लो, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज सम कंडक्टर। कुछ चार्ज था मान लीजिए इसके ऊपर, जस्ट मैंने रिप्रेजेंटेटिव तरीके से यहाँ पे इस पर चार्ज दिखा दिया है। तो कोई कंडक्टर था और मैं चाहता था कि इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पता किया जाए। मैं इस कंडक्टर का इस पॉइंट पे इफेक्ट देखना चाहता था कि इस पॉइंट पे इसका क्या इफेक्ट है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडक्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सपोज इस पे चार्ज जो था वो क्यू था, जो कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था इसके सरफेस पे। अब उसको मेज़र करने के लिए, अब कुछ भी अगर मेज़र करना है मुझे, इस पॉइंट पे अगर कुछ भी मेजरमेंट करना है, तो ऑब्वियस है कि मेरे को एक दूसरा चार्ज चाहिए होगा। जब तक दूसरा चार्ज नहीं होगा तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि इसके वजह से यहाँ पे क्या इफेक्ट है। डेफिनेटली ये हर जगह अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इफेक्ट प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन उसको मेज़र करने के लिए आपको टेस्ट चार्ज चाहिए होगा। आपको कोई ना कोई चार्ज चाहिए होगा जिसको आप यहाँ पे रखो, और रखने के बाद में आप देखो कि उस पर क्या हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है इसके वजह से, तब आपको पता चल पाएगा कि इसका क्या इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेकर के आया क्यू नॉट। अगर ये क्यू नॉट बहुत स्मॉल है तो इसकी वजह से इस पर कोई सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं लगेगा। अगर इस पर सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं लगेगा तो इसके चार्जेस जो हैं वो इधर उधर घूमेंगे नहीं। क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं, फ्री हैं बिल्कुल, वो कहीं भी चलने के लिए फ्री हैं। बस उनको एक फोर्स चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ फोर्स लग जाए और वो चलने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अगर ये क्यू नॉट स्मॉल है तो इनका कुछ खास कर नहीं पाएगा, इनको चला नहीं पाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इंटैक्ट रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसा था वैसा रहेगा। अगर जैसा था वैसा रह जाता है तो इसका इफेक्ट भी वही रहेगा जो रहना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए जो क्यू नॉट है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्यू नॉट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्यू नॉट ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज हो जाता है, तो अगर ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज हो गया तो ऑब्वियस है कि ये भी इन चार्जेस पे फोर्स लगा रहा होगा। ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं कि बस ये केवल अपनी ड्यूटी निभाएगा कि मुझे सिर्फ यहाँ पर अपने ऊपर फोर्स लगवाना है, मुझे इन पे फोर्स नहीं लगाना है, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो चार्ज है इस पर भी फोर्स, ये जो चार्ज है वो इन पे फोर्स लगाएगा। अगर ये थोड़ा अच्छा खासा चार्ज हुआ तो उस केस में इन चार्जेस को थोड़ा इधर उधर मूव करा देगा। और कई बार क्या होता है कि थोड़ा मूव कर जाने के बाद में हल्के फुल्के कुछ नेगेटिव चार्जेस भी यहाँ पर फिर आ सकते हैं। सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है तहस नहस हो सकता है। जिस डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पर देख रहे थे स्टार्टिंग में, वैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़ा इधर अट्रैक्ट करके आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा हम ये पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। अगर नेगेटिव लेके चलते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है। लेकिन कन्वेंशन है कि वी विल टेक द टेस्ट चार्ज एज पॉजिटिव ऑलवेज। तो ठीक है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आया, उसके वजह से कुछ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर अट्रैक्ट होकर के आ गए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के आ गए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी थी। तो हम चाहते तो थे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए, लेकिन बदले में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसका मिल रहा है, इसका मिल रहा है। तो हमारा जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो यहाँ पर स्मॉल हो, जिसकी वजह से कोई ख़ास गड़बड़ ना हो, कोई इफेक्ट ज़्यादा कुछ खास प्रोड्यूस ना हो। तो बस मैं एक लाइन में यहाँ पे इसे कंक्लूड कर देता हूँ कि सो दैट अदर चार्जेस का मतलब वो चार्जेस जिनका इफेक्ट हमें देखना था वो डिस्टर्ब ना हो। सो दैट अदर चार्जेस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, ये डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो ऑब्वियस है कि फिर हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं, इसका इफेक्ट तो चला गया, फिर तो इसका इफेक्ट तो रहा ही नहीं। तो हम एक मॉडिफाइड एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका हम नहीं चाहते थे, हम तो इसका चाहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर हम बिल्कुल थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख करके बता सकते हैं कि क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि क्यू नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अब इसके बाद में क्या है कि हम बार बार अब यहाँ पर ये क्यू नॉट और ये सब, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें थ्योरी में पढ़ लिया हमने कि हाँ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज और ये सब कुछ है। अब इसके बाद में अब ये क्यू नॉट बार बार लिखने के बजाय अब मैं सिंपली बस ये लिखा करूँगा, यानी कि जब भी हम आगे लिखेंगे तो E इज़ इक्वल टू बस सिंपली एफ बाई क्यू। और इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो फिर एफ इज़ इक्वल टू क्यू इन टू ई। तो अब क्यू नॉट और ये सब जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लगा रहे थे उसको हटा दिया मैंने,
और एक सिंपल फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। तो हमारे पास में दो टाइप के रिलेशन हो गए, एक तो हो गया E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और इसी से आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन एक तरीके से कब हमारे काम आ सकता है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, जो हम बाद में करेंगे अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना हो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और इसका यूज़ क्या है यहाँ पे, इसको समझते हैं एक बार। तो एक तरीके से इसका यूज़ यहाँ पे, तो LHS में यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्स। और फोर्स यहाँ पे किस पे आ रहा है एक तरीके से, तो ऑब्वियस है कि इस चार्ज क्यू पे आ रहा होगा। और इस चार्ज क्यू पे फोर्स लग क्यों रहा है, तो वो लग इसलिए रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि कई सारे चार्जेस एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, या एक चार्ज हो जाता है, वो चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाता है, अपना इफेक्ट दिखाता है, उस इफेक्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस इक्वेशन को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इस इक्वेशन से रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सपोज़ कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप इस चार्ज को रख देते हो। सपोज़ मैंने इस चार्ज को यहाँ पे रख दिया, लेट्स से कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर कुछ चार्जेस थे, लेट्स से कुछ भी था, यहाँ पर कई सारे चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी रिंग डिस्क कुछ भी हो सकता है ये। तो ये जो यहाँ पर सिस्टम था, वो सिस्टम यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके अब हम क्या बता पाएंगे कि अगर इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखने की वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अब इससे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो अगर फोर्स पता चल जाए। इससे आप क्या कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेडीमेड पता है, पहले से पता है, या कैसे भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो, तो चार्ज से मल्टीप्लाई करके आप इस पर फोर्स बता सकते हो। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा फिर यहाँ पर, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पता है, तो आप देख सकते हो कि ये जो इस तरीके का रिलेशन है, इसमें या तो एफ और ई पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। एफ और ई पैरेलल कब होंगे, एक डायरेक्शन में कब होंगे, जब बीच की क्वांटिटी पॉजिटिव है, यानी कि चार्ज पॉजिटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर किसी नेगेटिव चार्ज को मैं इसी पॉइंट पर अगर रख दूँ यहाँ पे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर रहेगा, तो फोर्स उस पर जस्ट अपोजिट लगेगा इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो फोर्स पता कर सकते हैं, अगर फोर्स दिया हो तो इसका यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट को एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑन पॉजिटिव चार्ज एफ इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए, ऑन नेगेटिव चार्ज एफ इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसके बाद में अब हमें दो तरह की चीज़ें करनी है। एक तो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो फोर्स निकालना आना चाहिए, और कुछ सोर्सेज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना नहीं सीख रहे हैं, फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसको यूज़ करना सीख रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है। अभी हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, बस आ गया कहीं से, कुछ चार्जेस रहे होंगे जिन्होंने प्रोड्यूस किया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमें दिया गया होगा, और हम बस फोर्स निकालेंगे। और एक तरीके से आप ये मान के चलो कि ये एक तरीके से मैकेनिक्स टाइप की प्रॉब्लम होंगी या काइनेमेटिक्स टाइप की प्रॉब्लम होंगी, बस ये आपको एक एज ए एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाएगा। इन दिस क्वेश्चन सपोज़ यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, उसको इनिशियल वेलोसिटी यू दी जाती है एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। यहाँ पे पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है यहाँ पर। ये नेग्लेक्ट ग्रेविटी यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमको मान के चलना है कि वो नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट करना है उसको। कई बार ये लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर कि आप नेगलेक्ट करो, कई बार हमें सिचुएशन को देख करके डिसाइड करना होता है कि नेगलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि नेगलेक्ट करना है कि नहीं करना है, तो अगर आप देखो कि इस पर फोर्स कौन सा लगेगा जब ये इस तरीके से मोशन कर रहा होगा अपना, तो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे तो Q इंटू ई। कैसे लिया मैंने यहाँ पे फोर्स, तो चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, Q इंटू ई। और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E के बराबर ही है, तो हर जगह पे इससे फोर्स लगता चला जाएगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई।
बिल्कुल ग्रेविटी टाइप का ही हो गया, जैसे ग्रेविटी एम जी नीचे लगता जाता है वैसे ही ये भी हर जगह पे वैसे ही लगता जा रहा है। तो इसका अगर मैं एक्सेलरेशन देखूँ तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्यू बाई एम है। इसको अगर मैं जी से कंपेयर करूँ तो वैसे तो हमारे पास में डेटा नहीं है, लेकिन जनरली जैसे मान लीजिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये जो चार्ज है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत बार आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह की सिचुएशन दी जाती है, तो मान लीजिए सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ई बाई एम। इसमें ई बाई एम का अगर आप यहाँ पर रेशो देखो तो ई यहाँ पर एक तरीके से 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। सॉरी ई तो यहाँ पे चार्ज हो गया, चार्ज यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻19 आता है इसमें, और इसमें आता है एक तरीके से 10⁻31। जब ये यहाँ पर ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थोड़ा कम भी है 0.01 0.001 तब भी यहाँ पर 10 की पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि 10⁻12 तो इसी से बन जा रहा है यहाँ पर इसका। लेकिन ये तो सिर्फ 10 ही होता है यहाँ पे, तो ये कहाँ 10⁻12 10⁻10 10⁻7 10⁻5 इस तरीके का होगा यहाँ पर ये। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो एक्सेलरेशन जनरली इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कहीं ज़्यादा हुआ करता है। तो कई बार हम वैल्यूज़ को देख करके नेगलेक्ट कर देते हैं, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि नेगलेक्ट करो तो नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर हम नेगलेक्ट नहीं कर रहे होते तो उस केस में जो फोर्स होता वो क्यू ई प्लस एम जी हो जाता, फिर मैं उसको m से डिवाइड करता तो ये नेट एक्सेलरेशन हो जाता। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इस mg को यहाँ से हटाऊंगा और इसका जो एक्सेलरेशन है वो q बाई एम हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको आप g इफेक्टिव भी बोल सकते हो कि इफेक्टिवली अब g का रोल ये प्ले कर रहा है। अगर दोनों होते तो ये g इफेक्टिव हो जाता, दोनों को ऐड करके मास से डिवाइड कर देते, लेकिन अभी फ़िलहाल हम g को नेगलेक्ट कर रहे हैं इसमें। तो g इफेक्टिव यहाँ पर इसके बराबर हो गया, और फिर आप डायरेक्टली फिर आप फटाफट इसके लिए सॉल्व कर सकते हो टाइम फ्लाइट वगैरह के लिए। तो टाइम फ्लाइट का जो आंसर आता है वो हो जाता है 2u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर, या फिर 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g आता है, और g की जगह पे यहाँ पे g इफेक्टिव आ जाएगा। तो मैं जस्ट g इफेक्टिव टर्म्स में आंसर लिख रहा हूँ, g इफेक्टिव आप q बाई एम लिख सकते हो। इसको आप जो बेसिक्स होते हैं बेसिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। टाइम फ्लाइट का मतलब है कि वापस से उसी लेवल पे आ जाएगा यहाँ पर ये, तो y में डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा, तो वो करके आप टाइम फ्लाइट निकाल सकते हो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में निकाला करते थे। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जो होता है वो हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो g की जगह पे g इफेक्टिव। इसी तरीके से रेंज, तो रेंज हो जाती है हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इफेक्टिव। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स बहुत आसानी से यहाँ पर इसके लिए लिखे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ है, यहाँ पर ये कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज क्यू है, मास एम है इसका, हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, और ये पूछा जा रहा है इसमें कि फाइंड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट पार्टिकल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे, उस पर नेट फोर्स 0 रहे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करना होगा ये पूछा जा रहा है इसके अंदर। तो इस पार्टिकल को जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करता है वो है एम का कंपोनेंट, तो मैं डायरेक्टली एम कंपोनेंट यहाँ दिखाया, तो दिस इज एम जी साइन थीटा। ये सारे जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स के ही क्वेश्चंस हैं, बस हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स है क्यू इन टू ई वो सही से लगाना आना चाहिए इसके अंदर। चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स यहाँ पे हो जाएगा क्यू इन टू ई। अब क्योंकि ये इंक्लाइन के अलोंग नीचे जाना चाहता है तो उससे बचाने के लिए क्यू ई का एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर अलोंग द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा। तो ऑब्वियस है कि इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए अलोंग द इंक्लाइन, एम जी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली एम जी, क्यू को आप यहाँ नीचे ले आओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी टेन थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सिंपल पेंडुलम है, और इस सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उस पर पॉजिटिव चार्ज है क्यू, मास इज एम। इसका टाइम पीरियड पता करना है फॉर फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट। तो पहले वाले केस में जैसे एक एम लगेगा यहाँ पर इसमें नीचे, और ऊपर लग जाएगा क्यू ई। तो जब एम से डिफरेंट फोर्सेज यहाँ पर आते हैं सिंपल पेंडुलम पे, तो हमें जी इफेक्टिव निकाल लेना होता है। जी इफेक्टिव निकाल करके बस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, टाइम पीरियड इज 2π√L अपॉन जी इफेक्टिव। तो एसएचएम में ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जी इफेक्टिव हमें कैलकुलेट करना होगा हर एक सिचुएशन के लिए। तो जी इफेक्टिव, तो यहाँ पर नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, एम जी माइनस क्यू ई,
डिवाइडेड बाय दिस मास। तो यहाँ पर ये जी इफेक्टिव हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स में हम टेंशन को नहीं लेते हैं क्योंकि टेंशन का टॉर्क इसके अबाउट हमेशा जीरो रहता है। तो टेंशन हमेशा क्योंकि इसके तरफ रहता है तो उसका टॉर्क जीरो होता है। तो ये सारी चीज़ें एसएम में आती हैं। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड में है तो दोनों फोर्सेस नीचे ही आ जाएंगे, तो नेट फोर्स सिंपली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें जो जी इफेक्टिव है वो इतना हो जाएगा mg प्लस क्यू ई बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो एक फोर्स आपको इधर लग रहा है और एक कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे इधर लग रहा है, तो जो नेट फोर्स है फिर वो इस तरीके का हो जाता है। और ये जो नेट फोर्स है इसको मैं आर बोल देता हूँ, तो यहाँ पे आर बाई एम ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव की वैल्यू फिर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर डिवाइड बाई एम। तो इन जी फैक्टिव्स को जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा। क्वेश्चन, तो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मास m। प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो d के बराबर और बिल्कुल मिड से d/2 डिस्टेंस इस प्लेट से इसको इस तरीके से रिलीज़ किया गया है, इसको वेलोसिटी दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है जो इसको ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर टू पैरेलल प्लेट्स, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, फाइंड v, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या रखी जाए सच दैट इट डज नॉट कोलाइड विद द प्लेट्स, प्लेट के साथ में इसका कोई कोलिजन ना हो, बिना कोलाइड किए यहाँ पर ये निकल जाए। इसके लिए हमें v किस तरीके का यहाँ रखना चाहिए। तो इसका जस्ट मैं एक सिंपल 2D डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। प्लेट्स को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये चला है, एक तरीके से आप इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ में कंपेयर कर सकते हो। बस फ़र्क ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऊपर है तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस। तो ये आगे बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होता जाएगा। कोलिजन नहीं होने के लिए जस्ट ज़रूरी है कि यहाँ पर ये क्रिटिकल केस तो ये होगा कि ऑलमोस्ट इस पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए, ये डिस्टेंस d/2। तो इसको आप इस तरीके से y और x में यहाँ पर ले सकते हो। तो y में डिस्प्लेसमेंट इसका d/2 हो रहा है इस टाइम पे, और इस टाइम पे x में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर इसका l के इक्वल हो जाएगा। तो वेलोसिटी आप चेंज करके इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। लेकिन वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जाके इससे तुरंत टकरा गया सपोज, तो यहाँ जाके इससे तुरंत टकरा गया, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा आगे जा नहीं पाया। इस डायरेक्शन में इसका जो टाइम है वो टाइम फिक्स ही रहेगा क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर रखा है कि वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट जो है जब भी प्लेट्स के पास पहुंचेगा तो वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा d/2, वर्टिकल मतलब है वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट d/2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन देखो y में, तो ए वाई यहाँ पर हो जाएगा क्यू ई, ये तो हो गया फोर्स ऊपर की तरफ, डिवाइड बाई मास। तो ये चीज़ फिक्स है हमेशा, ए वाई हमेशा फिक्स है, यहाँ पे ए वाई में कुछ करना नहीं है, ए एक्स कुछ है नहीं, यहाँ पे एक्स में कोई फोर्स है नहीं, तो एक्स इज़ ज़ीरो। तो ए एक्स यानी जीरो होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर एक तरीके से कांस्टेंट ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस फर्दर नहीं होने वाले हैं। अगर आप y में इक्वेशन लगाओ तो y में जो डिस्प्लेसमेंट है वो d/2 है, इनिशियल वेलोसिटी y में ज़ीरो है, तो हाफ क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखो तो टाइम अगर आप निकालते हो तो टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट एम डी बाई क्यू ई, ये टाइम एक तरीके से फिक्स है। तो कितने टाइम के बाद ये प्लेट से टकराएगा या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट d/2 हो जाएगा वो फिक्स है। बस हम ये चाहेंगे कि वेलोसिटी इसको इतनी दे दी जाए कि इतने टाइम के अंदर अंदर ये l डिस्टेंस कवर कर जाए, इसलिए हमें वेलोसिटी कम से कम कुछ मिनिमम वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी। अगर हम कम वेलोसिटी देंगे तो ऐसा केस हो जाएगा, उससे थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये केस हो जाएगा, उससे ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये केस हो जाएगा। तो सेम टाइम लगेगा इन सभी में टाइम उतने लगा है, लेकिन हमने v कम कम दिया, v हमें थोड़ा ज़्यादा दे करके एक तरीके से रेंज को बढ़ाना पड़ेगा इसमें। तो इसके जो रेंज यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है उसको आप ऐसे निकाल सकते हो v इंटू दिस टाइम एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट l। ठीक है, ये होना चाहिए। आप इसमें टाइम का जो यहाँ पर आंसर है वो रख सकते हो इसमें, तो टाइम का जो आंसर यहाँ पर मिला है दैट इज़ md/qe, और यहाँ से आप देख सकते हो कि v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू l, qe/md यहाँ से आ जाएगा। तो v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, इसका मतलब है कि ये आंसर एक तरीके से मिनिमम आंसर है, कम से कम वेलोसिटी l अंडर रूट qe/md होनी चाहिए जिससे कि ये बच पाए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, इस रॉड की लेंथ l के इक्वल है, रॉड पे चार्ज कैपिटल Q, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में लेकिन वो x के साथ साथ वेरी भी कर रहा है। तो अभी हम जो केस ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट x पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा। तो हमें फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कितना लगेगा रॉड पे, तो हमें ऑब्वियसली कि एलिमेंट कंसिडर करने होंगे,
और इस तरीके के रॉड में एलिमेंट लेना बहुत आसान काम है। x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एलिमेंट कट किया और इस एलिमेंट पे आप फोर्स देख लो कितना लगेगा, और सभी एलिमेंट्स पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो फटाफट आप उसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो टोटल फोर्स। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसको आप नाम दे दो df। तो df यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इस पे चार्ज कितना है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इस पे चार्ज कितना है, तो चार्ज टोटल तो वैसे q है, लेकिन इस छोटे हिस्से पे तो q नहीं होगा। तो छोटे हिस्से पे चार्ज निकालने के लिए यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है q/l, और उसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस लेंथ पे कितना चार्ज है वो आ गया। x कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो x कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है A0 x/l। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है उसको आप इंटीग्रेट कर लो, और x के लिमिट जो है ऑब्वियसली 0 से l तक यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। जो कॉन्स्टेंट्स आप उनको बाहर करो, q/0 l² ये बाहर आ जाएगा, x dx ये हो जाएगा x²/2, और x²/2 लिमिट रखेंगे तो l²/2। तो आंसर इज q/0/2 डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एक रॉड है जो कि वर्टिकल है, उसको यहाँ पे हिंज किया हुआ है, ये y=0 है, ये y=l। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, लेकिन वो y के साथ साथ वेरी करता जा रहा है। y के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो हमें टॉर्क निकालना है कि इस रॉड पे कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें फोर्स की बात करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्स निकाला है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ से y डिस्टेंस नीचे आ जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ये एलिमेंट ले लेना चाहिए dy लेंथ का। इस पर फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। कितना फोर्स लगेगा, तो df का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था वैसे ही एग्जैक्टली। चार्ज कितना होगा, तो q/l, ये तो हो गया यूनिट लेंथ पे चार्ज। इतने लेंथ पे कितना चार्ज होगा, q/l इंटू dy। और वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो y पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये है E0 y/l। लेकिन फोर्स को इंटीग्रेट करने से काम नहीं चलेगा, हमें नेट फोर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेट टॉर्क कितना लगेगा इस पर। तो ऑब्वियस है कि इस तरीके का ये जो फोर्स है वो इस पर एक टॉर्क लगाएगा। नेट फोर्स अगर हम निकाल भी लें तो हमें पता नहीं कि वो नेट फोर्स लगेगा कहाँ पर। अगर फोर्स यूनिफॉर्मली लगते हैं तब तो आप सेंटर ऑफ मास पे उसको लगा सकते हो, लेकिन अगर फोर्स नॉन यूनिफॉर्म तरीके से लगे, यहाँ पे कम फोर्स लगेगा क्योंकि y 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, तो उतनी ही लेंथ आप यहाँ पे लो, कम फोर्स लगेगा। उतनी ही लेंथ आप यहाँ पे लो, ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उसको सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करवा सकते। उसके जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो नेट फोर्स आएगा, उस नेट फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगी। और नेट फोर्स आएगा इतना ही जिससे हमने प्रीवियस एग्जांपल में कैलकुलेट किया, क्योंकि एग्जैक्टली उसी तरीके का फंक्शन हमारे पास में है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि इसका टॉर्क निकाल लेते हैं कि इसका टॉर्क कितना होगा। तो इसका टॉर्क कितना होगा उसको आप डी टाउ लिख लो, डी टाउ। तो डी एफ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाई से। हमें टॉर्क निकालना है अबाउट दिस हिंज, और जो एक्सेस है वो, तो दिस इज़ वाई डी एफ, ये हो गया टॉर्क। डी एफ की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो और जो कॉन्स्टेंट्स उनको बाहर कर लो, तो q/0 l² ये सारा बाहर आ गया, y² dy ये अंदर रह गया। आप इसको इंटीग्रेट करके नेट टॉर्क निकाल सकते हो। y के लिमिट अगेन 0 to l, l³/3 आएगा, उससे यहाँ पर q/0 l/3 हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, इस सिचुएशन में आप टॉर्क डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कई बार हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी कर रहा है। तो आप यहाँ पे फोर्स को देखोगे, यहाँ 0 होगा, धीरे धीरे लीनियरली फोर्स यहाँ बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से फोर्स जो है इस फैशन में यहाँ पे फोर्स बढ़ता जा रहा है लीनियरली। और जब इस फैशन में बढ़ता जा रहा है तो ये जो डायग्राम, यहाँ ट्रायंगुलर टाइप का जो डायग्राम बन रहा है, आप इसका सेंटर ऑफ मास देखो, तो इसका सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, यहाँ से l/3 डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट l/3 डिस्टेंस। जो नेट फोर्स लगेगा, मैंने बताया कि नेट फोर्स यहाँ पर q/0/2 ही होगा, तो q/0/2 है नेट फोर्स यहाँ पे। ये डिस्टेंस फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2l/3। मल्टीप्लाई करो आप इन दोनों को, तो q/0/2 इंटू 2l/3, तो इट विल गिव यू आंसर q/0l/3। तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। आप अगर इसको थोड़ा विजुलाइज कर लो कि ये लीनियरली वेरी करने वाला डायग्राम है। अगर इसमें आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए इसको आई इंटू अल्फा के बराबर करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मास, अगर इसका एम पता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो इसका। तो q/0 l/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड एक्सिस, तो ये हो जाएगा ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से 3 आप कैंसिल कर लो, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू बचेगी यहाँ पे, वो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी q/0 डिवाइड बाई ml।
तो इस तरह से आप अल्फ़ा वगैरह भी निकाल सकते हो, प्योरली रोटेशन का प्रॉब्लम बनाया जा सकता है इसको।